महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। उत्तर प्रदेश की सियासत ही कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर बड़े बड़े महारथी कभी कभी उल्टा दांव चल जाते हैं और कभी कभी ऐसा दांव चलते हैं कि देश की सत्ता में सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता यानी प्रधानमंत्री के लिए जो रास्ता निकलता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये बिल्कुल सही बात है और इसीलिए अभी सियासत जोरों पर यहाँ पर सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासत जोरों पर चल रही है। और जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं, मायावती ने योगी अखिलेश की नींद उड़ाई और सत्ता की मास्टर चाबी किसके पास है। तो इसी के इर्द गिर्द आज का ये वीडियो होने वाला है। और जिस तरीके से मायावती जी की सक्रियता बढ़ गई है उससे निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, नींद हराम हो गई है। कैसे, इसके हम पड़ताल करेंगे। अभी बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी। और इसके लिए अभी से जोर आजमाइश कर रहे हैं, अखिलेश हो या योगी आदित्यनाथ हो या फिर मायावती जी हो। सभी लोग इसके इसको लेकर के अपने अपने तरीके से गोटियां सजा रहे हैं, बिछा रहे हैं। जो एक तरीके से कहा जाता है ना कि चौसड़ का खेल खेलने के लिए सारे इधर से उधर गोटियां बिछा रहे हैं, पत्ते चल रहे हैं, सब कुछ लगातार बहुत जोर शोर से काम चल रहा है इस पर। मायावती जी की सक्रियता ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की नींद निश्चित तौर पर हराम कर दी है, क्योंकि मायावती जी ने कहा है कि सत्ता की मास्टर चाबी लेना मकसद है हमारा। मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाई, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो आपसे मांगूंगी वो आप दीजिए। इसका मकसद है केवल कि सत्ता की मास्टर चाबी अपने पास रखना। तो ये मास्टर चाबी क्या है, इस पर बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो जो 9 सीटें हैं उनमें तो जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, इसलिए वो 9 सीटें खाली हो गई हैं। इनमें से फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, गाजियाबाद, कुंदरकी और सीसामऊ शामिल है। सीसामऊ को छोड़कर बाकी सभी 9 सीटों के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। सीसामऊ कानपुर में है। तो सीसामऊ सीट पर सपा के एक विधायक है, दबंग विधायक हैं इरफान सोलंकी। उनको सजा हुई और वो अयोग्य घोषित हुए, इसलिए वो जेल में हैं और वो सीट खाली हो गई क्योंकि वो अयोग्य घोषित कर दिए गए। वो विधायक थे मौजूदा तौर पे। तो 10 सीटें ये हो गई, जिसमें 9 में सांसद बन गए विधायक और एक अयोग्य हो गए। इन सीटों पर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं इसलिए सभी लोग इस पे जोर आजमाइश कर रहे हैं। हर एक पार्टी, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली पार्टी हो, वो भी पूरी तरीके से उपचुनाव की तैयारियों में है और तमाम तरीके की रणनीति बना रहे हैं। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी हों या अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी हों, इन सब ने अपनी अपनी पार्टी को ओवरहॉल करने की मतलब करना शुरू कर दिया है। और बहुत, कभी ये बैठक, कभी वो बैठक, कभी यहाँ कार्यकर्ताओं से, कभी इन नेताओं से मुलाकातें, दौर सब चल रहा है। जातियों को साधने, सोशल इंजीनियरिंग, ये सब चीजें हो रही हैं। और क्यों महत्वपूर्ण है इनमें, देखिए कुछ सीटें इतनी महत्वपूर्ण है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे पहली सीट जो अयोध्या की है, मिल्कीपुर सीट, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। और इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर सीट के विधायक अवधेश प्रसाद ने जो अयोध्या में जबरदस्त एक कहते हैं ना पटखनी दे दी लल्लू सिंह जी को, जो कि बीजेपी के
मौजूदा मौजूदा सांसद थे और उन्होंने चुनाव में उनको अयोध्या सीट हरा दी, और ये अयोध्या सीट बहुत खल रही है बीजेपी को, वहीं से हार गए, जिसको लेकर के पूरा कैंपेन शुरू हुआ था। राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, और राम मंदिर का वहां पर शिला उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, वो सारी चीजें की, लेकिन वो अयोध्या की सीट ही हार गए। तो ये एक बड़ा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा घाव है जो रिस रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, मिल्कीपुर अयोध्या में पाई जाती है, और यहाँ से, और समाजवादी पार्टी के लिए अगर वो ये सीट नहीं बचा पाए तो जो सांसदी की सीट जो जीती है, उसकी जो जीत है वो थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। इसलिए दोनों पार्टियों के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा की लड़ाई यहाँ पर बन जाती है। मायावती जी भी इस पर पूरा दांव खेल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दलितों की आबादी बड़ी संख्या में है। दूसरी सीट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मैनपुरी की करहल सीट। ये करहल सीट स्वयं अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे, और वो सांसद बन गए हैं, तो उनकी वजह से ये खाली हुई है। अब इस सीट को भी जीतना बहुत जरूरी है अखिलेश यादव के लिए, ये प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ पर अब ये परिवार के लोग वहां पर कोई लड़ेगा या फिर कोई बाहर का आदमी लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर इन सीटों पर एक और चीज है कि जिन जिन लोगों से खाली हुई, उनके परिवार के लोग ही दावेदारी ठोक रहे हैं। इसके अलावा बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, परिवार के लोग बहुत बढ़ चढ़कर दावेदारी कर रहे हैं। अब उनको दी जाएगी या फिर बाहर के लोगों को, ये पता चलेगा बाद में। लेकिन अंबेडकर नगर की कटहरी सीट जो है, ये भी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे, वो अब सांसद बन गए हैं, तो उनकी वजह से खाली हुई है ये सीट। मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, और ये सीट जियाउर रहमान वहां से विधायक थे, संभल से अब वो सांसद बन गए हैं, तो जियाउर रहमान की ये सीट, समाजवादी पार्टी की ये सीट ये खाली हो गई। मुरादाबाद की विधानसभा है कुंदर की। और एक कानपुर की जो सीसामऊ सीट हमने बताया आपको, यहाँ पर भी अयोग्य हो गए हैं सीसामऊ के विधायक, समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको सजा मिली, तो इसलिए सीट खाली हो गई। गाजियाबाद की एक प्रमुख सीट है, जिसमें कि अतुल गर्ग सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर अतुल गर्ग का प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि यहाँ पर जनरल वीके सिंह को टिकट ना दे करके अतुल गर्ग को टिकट दी गई थी, और उन्होंने सफलतापूर्वक वो सीट निकाली, और वो सांसद बन गए। ये सीट खाली हो गई अतुल गर्ग की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिताने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये सीट उनकी अपनी जीती हुई सीट थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जो मैंने आपको बताया। अब बात ये है कि असली बात कि मायावती जी के सक्रिय हो जाने से आरक्षण के मुद्दे पे बहुत सक्रिय हो गई हैं, और एक दो चीजें हैं इसमें को रिलेटेड है। एक तो केंद्र की सरकार थोड़ी कमजोर हो गई है, दूसरा आरक्षण वाला ऐसा मुद्दा उन्हें मिल गया है, SC ST रिजर्वेशन, जिसमें कि सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उस पर वो मौका मिला, और उस पर लगातार वो फ्रंट फुट पे खेल रही हैं। और समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब एक तरीके से चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि ये क्या जवाब दें, इधर की तरफ रहें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रहें, या जो सामाजिक तौर पर जो जातियां हैं SC ST वर्ग की, उनकी तरफ रहें, और उनमें किसकी तरफ रहें, जिनको सब कैटेगरी करके आरक्षण का लाभ मिलना है, या फिर जिनको आरक्षण मिल रहा और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, आबादी भी ज्यादा है, वोट बैंक का सवाल है, किधर जाएं, ये पशपेश में फंसे हुए हैं ये लोग। लेकिन मायावती जी फ्रंट फुट पे खेल रही, उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो डिसीजन हुआ है इससे वो इत्तेफाक नहीं रखती हैं, इसका वो समर्थन नहीं करती हैं। इसके इसको खत्म करने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सरकार को चाहिए कि संसद में कानून लाए और इसको निष्प्रभावी करे, तभी आरक्षण बचेगा। और वो लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी पर हमलावर है, आज भी उन्होंने ट्वीट करके हमला किया है। तो इसलिए उनकी सक्रियता बढ़ने से अब खलबली मच गई है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। लगातार अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, क्योंकि
एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मायावती जी के पास, वो पिछली बार समाजवादी पार्टी को मिला, इसकी वजह से वो 37 सीट लोकसभा में जीत कर आए थे। अब मायावती जी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उन्होंने एक बहुत अहम बैठक की आज लखनऊ में। पार्टी के संगठन के लोगों को बुलाया उन्होंने, बड़े नेताओं को बुलाया और उन्होंने कहा, बड़े दिशा निर्देश जो उनको देना है अपने स्टाइल में वो देती हैं, और एक रणनीति बनाई उन्होंने। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से उसी रणनीति के तहत उन्होंने एक आग्रह किया। मायावती जी ने कहा, बीएसपी गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की पार्टी है। बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े धन्ना सेठों और कारोबारियों के इशारे पर चलने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए बसपा के अनुयायी तन मन और धन से अपने सहयोग में कमी न लाएं, ये पार्टी और हमारे मिशन के लिए अच्छा होगा। मायावती जी ने उन्होंने कहा कि आपको अब मौका है कि आप पार्टी को सपोर्ट कीजिए तन मन धन से, तभी बात बनेगी, क्योंकि चुनाव में पैसे की बहुत दरकार होती है और कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, तब वो मैदान में भी दिखते हैं। मायावती जी ने आगे कहा, बसपा का मकसद सिर्फ एससी एसटी वर्ग को अपने साथ जोड़ना नहीं है, बल्कि ओबीसी जातियों को भी अपने साथ जोड़कर राजनीतिक शक्ति बनकर सत्ता की मास्टर चाबी लेना है। ये सत्ता की मास्टर चाबी लेना है मायावती जी को। मायावती जी ने पहचान लिया है कि मास्टर चाबी कहाँ है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि सिर्फ अब एससी एसटी को एक साथ जोड़ना हमारा मकसद नहीं है, इसके साथ में ओबीसी को भी जोड़ना पड़ेगा और तभी सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथ आएगी। अब मायावती जी इस रणनीति पर चुनावी बिसात बिछा रही हैं, चुनाव की तैयारी कर रही हैं कि एससी एसटी और ओबीसी का ये जो कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो फिर ये अपराजेय कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इसको लेकर के मायावती जी अब इस रणनीति पर चल रही हैं। मायावती जी ने कहा कि ऐसा करने से गरीब और बहुजन अपने विकास के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। मैंने कहा, आप एकजुट हो जाइए, फिर आपको किसी और तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मायावती जी ने यह भी कहा कि आरक्षण पर लगातार संकट गहराता जा रहा है और इसे खत्म करने की साजिश चल रही है। ऐसे में एससी एसटी और ओबीसी लोगों को काफी सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। अब मायावती जी ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक बार उन्होंने फॉरवर्ड्स को साथ में लेने की कोशिश की, उन्होंने मुस्लिमों को साथ में लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो मुसलमानों से खफा हो गई। उन्होंने कहा अब सोच समझ के टिकट दी जाएगी। अब वो डोरे डाल रही हैं, राजनीतिक समीकरण बना रही हैं कि एससी एसटी और ओबीसी मिल करके एकजुट अगर हो जाए तो ये अपराजेय बन सकता है। इस तरीके का संगठन, इस तरीके का वोट बैंक तैयार हो जाएगा जिसकी कोई कार्ड किसी के पास नहीं है। और ये बड़ी राजनीतिक सूझबूझ है मायावती जी की, क्योंकि अगर एससी एसटी और ओबीसी हो जाता है तो संख्या बल के आधार पर कोई इस गठबंधन को, इस तरीके के वोट बैंक को पराजित नहीं कर सकता है। और ये गठबंधन, इस तरीके का सियासी रणनीतिक कौशल मायावती जी को एक बार फिर 2027 में जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, तो फिर सत्ता में वापसी भी करा सकता है। और इसी को देखते हुए अब अखिलेश जी और योगी आदित्यनाथ जी घबराए हुए हैं। उनकी नींद उड़ी हुई कि आखिर ये क्या कर दिया मायावती जी ने। बीजेपी जो है पिछड़ों की राजनीति करती रही है, अखिलेश यादव जी भी पीडीए बना करके खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी पीडीए की वजह से वो 37 सीटें लोकसभा में जीत पाए। और पीडीए में सबसे पहला लेटर जो है वो पिछड़ा है, और ये जो पिछड़ा वोट बैंक है यही उनका आधार है। पीडीए का आधार ही पिछड़ा वोट बैंक है। और मायावती जी भी अब पिछड़े को लेकर के बहुत रणनीति बना रही हैं, तो ये अखिलेश यादव के पीडीए को भी चैलेंज करने वाली हैं वो। और बीजेपी भी
पिछड़े वोट बैंक को रिझाने की लगातार कोशिश करती रहती है। हालांकि मानी ये पार्टी जाती है कि ये अगड़ों की पार्टी है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए पिछड़ों के वोट की जरूरत पड़ती है। इसलिए बीजेपी लगातार इस कोशिश में रहती है कि पिछड़े वोट बैंक को किसी न किसी तरीके से रिझा कर अपने साथ रखा जाए। भले ही सत्ता में भागीदारी ना दी जाए, बहुत कम दी जाए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ये वोट बैंक छिटकने ना पाए, और वो चाहे धर्म का कार्ड खेलना पड़े। क्योंकि जाति में जिस तरीके से जब बंटवारा होता है, तो फिर धर्म ही एक है, जिससे कि अगर धर्म खतरे में हो जाता है तो सारी जातियां एकजुट हो जाती हैं। बीजेपी इसी रणनीति पे चलती है कि देखिए, हमारे पास अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, हमारे पास देश को बचाना है और धर्म को बचाना है, धर्म पर खतरा है। इसलिए धर्म की राजनीति बीजेपी को ज्यादा सुटेबल लगती है। दूसरी पार्टियों को जाति की राजनीति ज्यादा सुटेबल लगती है, क्योंकि जाति के आधार पर जो वोट बैंक बनता है और उससे जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसके आधार पर एम्पावरमेंट भी आता है। और इसलिए तमाम पार्टियां, दूसरी जो पार्टियां हैं, वो चाहे अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हों, चाहे मायावती जी अब एससी एसटी और ओबीसी की बात कर रही हूँ, ये जो बन रहा है, आप इनमें जो देखोगे, आप कोर में जो है, आधार में जो है, वो ओबीसी जातियां हैं। और ओबीसी जातियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उसको सब के सब रिझाने में लगे हुए हैं। पूरी रणनीति जो है पिछड़ों के वोट लेने के इर्द गिर्द ही बन रही है। अब ये बात सही है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है, अब वो सत्ता की मास्टर चाबी है, और जिसे सत्ता चाहिए उसे ये चाबी हासिल करनी होगी। पिछड़ों को भी जागरूक होना होगा कि जो भागीदारी सुनिश्चित करे उसी को वोट दें। ये बहुत जरूरी है कि आपको जो भी दल भागीदारी दे, रिप्रेजेंटेशन दे, सत्ता में भागीदारी दे, आपको उसी को वोट देना है। और क्योंकि सभी लोग, सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो अब ओबीसी है, और ओबीसी को रिझाने के लिए सभी दल ओबीसी के पास जाएंगे, ओबीसी नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। अब बात ये आती है कि कितने टिकट वो ओबीसी नेताओं को देते हैं, और इसी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय होता है। क्योंकि जब तक टिकट ही नहीं देंगे, तब तक जीत के कैसे आएंगे। तो अब बात यह है, पूरी सियासत जो है उत्तर प्रदेश की उस मास्टर चाबी के इर्द गिर्द है, और वो मास्टर चाबी है ओबीसी वोट बैंक। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।